तो स्टूडेंट हम लोग भास्कर दास का क्वेश्चन नंबर 24 सिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में देखो ऑलमोस्ट सेम ही है एकदम। डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 9 से 24 आ गया क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था ये सब सम करने का। तो 24 थोड़ा बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? तो अभी तक हम देख रहे थे कि साल का एकदम एंड में मेरा एक्विजिशन हो रहा था, साल का बिगिनिंग में एक्विजिशन हो रहा था, इसलिए पूरा का पूरा पोस्ट मेरा 12 महीना पीछे चल जा रहा था। मतलब ये पूरा 12 महीना तो हो गया था, लेकिन अभी ये नहीं है। अब देखो इसमें दिया हुआ एज लिमिटेड परचेस, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को परचेस किया और शेयर एक्वायर किया। कब किया? अक्टूबर। ये ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो 31 मार्च खत्म हो जाता है तो मेरा प्री पोर्शन कितना आता है? तो सिंपल प्री पोर्शन मेरा आएगा अप्रैल टू अक्टूबर। अगर हम लोग करें अप्रैल टू अक्टूबर तो ये कितना महीना होगा? अच्छा, अक्टूबर का कब देखते हैं? अक्टूबर का 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर हम लोग नहीं लेंगे, अप्रैल टू सितंबर। और ये पीरियड होगा मेरा अक्टूबर टू मार्च। तो अप्रैल टू सितंबर ये मेरा 6 महीना हो जाता है। अक्टूबर में भी मेरा 6 महीना हो जाता है। ये जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए लिखे कि ये भी 6 महीना है, ये भी मेरा 6 महीना है। फर्स्ट ये कैलकुलेशन हमको देखना पड़ेगा कि कब एक्विजिशन हुआ है। तो एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पर नहीं हुआ है, मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है, एकदम डिटो मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो हमने एच लिमिटेड खरीदा, किसका शेयर खरीदा? सब्सिडरी कंपनी। देखो एस लिमिटेड कितना खरीदा, कितना शेयर इसका खरीदा? देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट शेयर लिमिटेड एस लिमिटेड 60,000 में वो खरीदा था। यहाँ पर देखो एच लिमिटेड परचेज जो किया था वो 15,000 ईच था। तो बोलो जो 60,000 जो खरीदा, पैसा दिया और एक एक शेयर कितने में खरीदा? 15। तो हाउ मेनी शेयर ही एक्वायर? तो सिंपल बात है, 60 को 15 से डिवाइड करो। जस्ट एक कैलकुलेशन करते कि मेरा 60,000 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना? 4,000। मतलब कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को कितना शेयर खरीदा? 4,000 शेयर खरीदा। और एक्चुअली कितना था इसका? चौबीस नंबर सम में देखो इसका था 50,000 शेयर। ठीक है, देखो 50,000 शेयर था। 50,000 10 रुपये का करके होता तो कितना होता? 5,000। तो सिंपल बात है कि 5,000 में 4,000 मेजोरिटी खरीद लिया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4,000 शेयर खरीदा आउट ऑफ 5,000। तो देखो मेरा 4/5 मेजोरिटी हो गया। तो माइनॉरिटी मेरा कितना होगा? वेरी सिंपल 1/5 हो गया, क्योंकि 4,000 होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का 4,000 शेयर खरीद लिया। ठीक है, अब चले आते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में देखते हैं कि साल का पहले क्या था। तो यहाँ पर एज सच कुछ नहीं दिया हुआ है कि साल का पहले। देखो साल का पहले मेरा सरप्लस था 1 अप्रैल 30,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओपनिंग में हम लिखते हैं 30,000। इसके बाद देखो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, देखो 1920, ये जो 1920 है कितना है? 50,000 है। तो मेरा सारा साल में कितना किया? 50,000। तो ये 50,000 जो है ड्यूरिंग द ईयर तब कितना है? मेरा डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया 50,000 है, 50,000 है। तो ये 50,000 पूरा का पूरा पोस्ट में नहीं जाएगा प्रीवियस सम की तरह, क्योंकि अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। तो कितना होगा? तो देखो 6 महीना हो जाने से तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन हो गया कि यहाँ पर भी 25,000, यहाँ पर भी 25,000, 25,000। क्लियर? तो मेरा सरप्लस हो गया। अच्छा सॉरी, एक तो गलत कर दिया। सरप्लस जो है वो एक्चुअली सब्सिडरी का लेना चाहिए था। सब्सिडरी यहाँ पर है 7,500, हमने होल्डिंग कंपनी का ले लिया था। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देखो 20,000 है, सब्सिडरी का लेना चाहिए था। तो कितना होगा? 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ पर भी थोड़ा गलत किया, 10,000। ये हो गया। जनरल रिजर्व का बारे में कुछ बोला नहीं है, 20,000। तो जनरल रिजर्व इसका और बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो जनरल रिजर्व में चले जाते हैं। जनरल रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000, ड्यूरिंग द ईयर
कुछ था नहीं, सच कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ एंट्री मेरा नहीं होगा। तो मेरा प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। उनमें से हमको देखो 1/5 माइनॉरिटी पोर्शन मेरा 1/5 ही है, तो इसका भी 1/5 कितना होता है 2000, तो बाकी रह गया 8000। प्री एक्विजिशन में टोटल प्रॉफिट 37,500, 7,500 माइनॉरिटी में चला गया, 30,000 यहाँ पर आ गया। अब आते हैं कैलकुलेशन शीट में। तो देखो कैलकुलेशन शीट में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पहले क्या अमाउंट इन्वेस्ट, तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट देखो कितना किए थे 60,000 किए थे, तो यहाँ पर हम लोग 60,000 डाल दे रहे हैं। पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कितना शेयर्स डिवेंचर खरीदा था, तो देखो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ था कि उन्होंने 4000 शेयर खरीदा था। फेस वैल्यू कितना करके था 10 रुपया करके था, तो कितना होगा 40,000। और मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट देखो ऑलरेडी 30,000 यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो कुल मिला के 60 से 70 माइनस हो जाने से 10,000। अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम बताएं कि इसको क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व। जब पॉजिटिव आता है तो गुडविल, नेगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व। तो मेरा 3 नंबर कैलकुलेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया, इसमें है ये कैपिटल रिजर्व 10,000। अब आता है कंसोलिडेटेड पीएल। अभी हम लोग को देखना है होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी में देखो, होल्डिंग कंपनी में मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, साल का पहले था 30 और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर देखो प्रॉफिट लॉस ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का टोटल कितना होगा 80,000 होगा। इसके बाद देखो एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर 20,000 था, तो इस 20,000 का यहाँ पर देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थोड़ा गलत था, यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था 10,000, तो इस 10,000 का 4/5 होगा। ठीक है, ये प्रीवियस सम का फिगर था, यहाँ पर 10,000 का 4/5 कितना होता है 10,000 का 4/5 8,000 ही होता है। सही किए थे। अनरियलाइज प्रॉफिट, अब देखो इसमें एक नया चीज आ गया मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एस लिमिटेड में 7,500 गुड्स ओथ जो एच लिमिटेड से परचेज किया था, लेकिन अभी एच और एस लिमिटेड एक साथ हो गया, तो ये जो 7,500 में जो प्रॉफिट में इंक्लूड था, मतलब 7,500 को जो माल बिका था उसमें 25% प्रॉफिट था, तो ये इसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ से लेस हो जाएगा। अब कैसे लेस होगा यहाँ पर, तो देखो 7,500 तो मेरा सब कुछ इंक्लूड था, इसका होगा इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर प्रॉफिट में माल बेचा था, लेकिन यूँ एक दूसरे कंपनी एक हो गया, तो इसके वजह से क्या हुआ, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरा नहीं रहेगा। तो कितना होगा 1,500। ठीक है, ये लेस हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, दिस प्लस दिस माइनस 1,500। तो ये मेरा आंसर आ गया 86,500। तो मेरा कंसोलिडेटेड पीएल हो गया। अब देखते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व कितना था 50,000 था, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 50,000। और मेरा पोस्ट एक्विजिशन में कोई भी हो प्रॉफिट पोर्शन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, पोस्ट एक्विजिशन में मेरा कुछ भी जनरल रिजर्व का कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ पर ये कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा 50,000 ही आ गया, मतलब ये मेरा 50,000 आ गया। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिंपल बात है, देखो टोटल कंपनी का कितना शेयर था 5,000, माइनॉरिटी वाला कितना शेयर खरीदा था 1,000 शेयर, कितना करके था दाम 10 रुपया करके, तो ये हो गया 10,000। और देखो पोस्ट एक्विजिशन एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, देखो 7,500 एंड 1,500, तो कुल मिला के ये मेरा 19,500 आ गया। तो मेरा सारा वर्किंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे।
19,500 कंसोलिडेट जनरल रिजर्व आ गया, कंसोलिडेट पीएल आ गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया जो कि कैपिटल रिजर्व है, और मेरा पोस्ट एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। एज यूजुअल बैलेंस शीट में फॉर्मेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। देखो ऑटोमेटिक कुछ आ भी गया है। पहले आते हैं शेयर कैपिटल, तो बैलेंस शीट में चले जाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा हमको। तो बैलेंस शीट में देखो हमने क्या कहा कि होल्डिंग कंपनी का कितना कैपिटल था, 2 लाख। तो बैलेंस शीट में लिखे थे 2 लाख, 2 लाख आ गया। उसके बाद क्या है देखो, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस पे 4 + 5, 4 + 5 नोट, मतलब 4 में क्या था, कंसोलिडेट पीएल था और ये भी था। लेकिन इसमें क्या है कि मेरा कैपिटल रिजर्व 10,000 आया, नेगेटिव आया, बट ये पॉजिटिव ही हमको लेना है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का ही है 10,000, तो और 10,000 मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब ये मेरा +3 भी हो जाएगा। +3 में इसमें हमको 10,000 और ज़्यादा हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 19,500 है और देखो 19,500 आ गया। अब चलो बैलेंस शीट में देखते हैं और क्या क्या आइटम है। रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 20 + 10 30। देखो और कुछ है ही नहीं, तो मेरा ट्रेड पेबल में बैलेंस शीट से ही आते हैं। तो ये कितना होगा ना, फिर से बता रहे हैं। देखो 20,000 + 10,000 तो 20,000 + 10,000। लेकिन इसमें भी एक एडजस्टमेंट है कि ट्रेड पेबल में ट्रेड पेबल इंक्लूड 5,000 ड्यू टू एच लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड से 5,000 मिलने वाला है, लेकिन अभी वो मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों एक ही कंपनी हो गया। तो 20 + 10 माइनस कितना था, इसको इंडेप्टनेस कहते हैं, -5,000। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ लिख दें 25,000। इसके बाद आता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो फिक्स टेंजेबल एसेट्स नॉर्मली बैलेंस शीट से ही आता है। तो यहाँ पर देखो फिक्स टेंजेबल एसेट दोनों को मिला के 1,95,000 + 70, दैट मीन्स 2,65,000। तो यहाँ आ गया 2,65,000। अब देखो इंटेंजेबल एसेट्स तो नहीं है 3 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर में आ गया था कैपिटल रिजर्व, इसलिए वो रिजर्व एंड सरप्लस में हो जाता है। अगर गुडविल होता तो मेरा ये इंटेंजेबल एसेट्स में आता है, तो इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद देखो एसेट्स में और क्या क्या है। फिक्स एसेट्स हो गया, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट, ये तो आता नहीं है। इसके बाद आता है देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 35 + 25,000 और अदर करेंट एसेट्स। तो ट्रेड पेबल में हम चले जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट से ही आता है, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम कि बिल्स पेबल इंक्लूड था 5,000। तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग जब भी करेंगे तो 35 + 25, तो देखो 35,000 + 25,000 - 5,000 जो इंडेप्टनेस था, एक दूसरे के ऊपर बिल फाड़े थे, जो ट्रेड बिल्स पेबल भी नहीं होगा, बिल रिसीवेबल भी नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं अदर करंट एसेट्स। अदर करंट 60 और 12,500, 60 और 12,500। तो अदर करंट एसेट्स में हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ये भी बैलेंस शीट से ही ला रहे हैं। तो अदर करंट एसेट्स में कितना होगा, तो अदर करंट एसेट्स में मेरा है 60,000 + 12,500। देखो इस सम में कोई स्टॉक नहीं है, एक चीज याद रखो कि इस सम में कोई स्टॉक नहीं है। 60,000 + 12,000, एक चीज याद है कि यहाँ पर जब सम करे थे तो 25% जो प्रॉफिट था वो इंक्लूड था। तो इंक्लूड मतलब ये जो 7,500 जो मेरा स्टॉक था दूसरे को बेचा था, उसमें 1,500 प्रॉफिट था। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नॉर्मली मेरा स्टॉक से इन्वेंट्री से लेस हो जाता है, लेकिन इस बैलेंस शीट में कहीं पर इन्वेंट्री नहीं है। तो होपफुली हम लोग सोचेंगे कि ये अदर करंट एसेट्स का अंदर ही मेरा ये इन्वेंट्री है। तो इसमें क्या करेंगे कि अदर करंट एसेट जो दोनों था, इन दोनों को ऐड करके मेरे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, जो कि मेरा आया था 1,500, वो यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे। लेस करने के बाद ये आया, देखो 60,000 + 12,500 - 1,500। तो मेरा बैलेंस शीट टोटल 3,91,000 यहाँ पर भी आ गया, और देखो यहाँ पर भी मेरा 3,91,000 आ गया, मैच हो गया। तो इस सम में क्या था, नॉर्मली सब एक ही है। इसमें एक चीज तुम लोग सीखे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे होता है, और अगर एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर हो या कोई भी ड्यूरिंग द ईयर हो तो कैसे हम लोग करेंगे। तो ये जैसे ये 6 महीना, ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 महीना 9 महीना हो, ऐसा हो सकता है ये 9 महीना ये 3 महीना। तो हम लोग प्रोपोर्शनली जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है वैसे ही बांटेंगे। ठीक है। तो ये सम हम तुम लोग को भेज भी दे रहे हैं, तुम लोग अच्छे से देखो इस सम को, और अगर कोई क्वेरीज हो तो हमको भेजना। थैंक यू सो मच।